आज की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे जहां पर केरल में जैसे तैसे घुसना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जहां पर केरल के चुनाव के मद्देनजर अचानक से केरल स्टोरी 2 नाम की फिल्म आ जाती है दोस्तों, जिसमें लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर निशाना बनाते हुए एक ऐसी कहानी बताने की कोशिश की गई जो पूरी तरीके से काल्पनिक है दोस्तों। फिल्म बनाने वाले लोग भी काल्पनिक बताते हैं और केरला को बदनाम करने की एक बड़ी कोशिश की गई, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों के प्रति नफरत फैलाने का काम किया गया दोस्तों। ऐसे में पहली बार राहुल गांधी इस फिल्म को लेकर बयान देते हुए नजर आए। राहुल गांधी केरला में मौजूद है दोस्तों। इस दौरान एक बच्चे ने उनसे सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट इसी के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर हरियाणा के अंदर राज्यसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी का चुनाव फंसता नजर आ रहा है। बीजेपी के एक और बड़े नेता ने निर्दलीय तौर पर ही अपना उम्मीदवारी दाखिल कर दिया है दोस्तों और बीजेपी के वोटों में सेंधमारी करने के लिए मैदान में कूदे हैं। 3 विधायक भी अपने साथ में लेकर आ गए। बताएंगे डिटेल में क्या है, पूरी अपडेट एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरह। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जितने भी प्रोपोगेंडा फिल्में हैं दोस्तों वो पूरी तरीके से फेल होनी चाहिए, जैसे केरला स्टोरी 2 फेल हुई है, वैसे ही देश के अंदर आने वाले दिनों के अंदर सारी प्रोपोगेंडा फिल्में फ्लॉप होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कुछ दिनों के अंदर केरल के चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। ऐसे में केरलम के चुनाव से पहले केरला स्टोरी 2 नाम की एक मूवी बनाई जाती है दोस्तों। इस मूवी को 27 फरवरी को लॉन्च कर दिया जाता है। ऐसे में पहले इस फिल्म पर केरला हाईकोर्ट के द्वारा बैन लगाया जाता है और सीबीएफई के सर्टिफिकेट को लेकर चिंता जताई जाती है। इसके बाद डिविजनल बेंच के पास मामला पहुंचता है दोस्तों और बेंच ने 27 तारीख को फिल्म रिलीज करने की इजाजत दे दी। इसके बाद केरल में कई जगह पर सिनेमा घरों में यह फिल्म नहीं लगाई गई, बल्कि देश के अंदर भी कई जगह पर फिल्म नहीं लगी दोस्तों। ऐसे में इस फिल्म को लेकर जिन राज्यों ने बैन नहीं किया वहां पर इसकी हालत और खराब होती हुई नजर आई। इस फिल्म ने टोटल 30 करोड़ रुपए खर्च किए थे, उसमें से केवल 15 करोड़ रुपए कमाए हैं, यानी फिल्म बुरी तरीके से भद्दे तरीके से पिटी है दोस्तों। इस बीच राहुल गांधी जब केरला पहुंचे तो पहली बार राहुल गांधी ने इस फिल्म को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब दिया। द केरला स्टोरी 2 नाम की फिल्म, जिसमें केरला की स्टोरी ही नहीं है और केवल काल्पनिक स्टोरियां लिखी हुई है दोस्तों। एक छात्रा ने राहुल गांधी से पूछा कि केरल स्टोरी 2 जैसी फिल्मों पर सवाल पूछते हुए राहुल गांधी से पूछा कि हमें इस फिल्म के बारे में क्या करना चाहिए। तो राहुल गांधी ने कहा कि आजकल जो फिल्में बन रही है टीवी और मीडिया भी पूरी तरीके से हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल गांधी के अनुसार कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए समाज के एक हिस्से को बदनाम करने की कोशिश, अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद राहुल गांधी ने इस बात को लेकर संतोष जाहिर किया है कि आम जनता को ऐसी फिल्में पसंद नहीं आ रही है। इन फिल्मों के फ्लॉप होने से पता चलता है कि आम जनता के बीच में प्रोपोगेंडा काम नहीं कर रहा। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं राहुल गांधी और आम जनता एक बार प्रोपोगेंडा में फंस सकती है दोस्तों। बार बार काल्पनिक प्रोपोगेंडा जो एक समाज प्रति के खिलाफ लेकर आया जाता है, समाज के खिलाफ लेकर आया जाता है, वो ज्यादा चलता नहीं है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि द केरला स्टोरी 2 के फ्लॉप होने के बाद अब इस मूवी को आगे बनाने वाले या किसी भी तरीके का प्रोपोगेंडा मूवी बनाने वाले लोग 10 बार सोचेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि जब इनको पैसे का नुकसान होगा तब ये सारे लाइन पर आ जाएंगे, क्योंकि जब इनको पैसे का फायदा होता है यानी कम पैसे की मूवी बनाते हैं और प्रोपोगेंडा मूवी को कुछ पार्टियां सपोर्ट कर देती है, तो वो मूवी जैसे केरला स्टोरी पहली वाली जो मूवी थी दोस्तों काफी चली थी, 300 करोड़ के आसपास का कमाई किया था, जिस कारण से वापस से केरला स्टोरी 2 नाम की फिल्म बनाई गई, लेकिन ये बुरी तरीके से फेल हो रही है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि समाज से ही इस तरीके की मूवियों का, फिल्मों का बॉयकॉट होना चाहिए और राहुल गांधी ने एकदम सही बात बोली है। और सबको पता है कि केरल चुनाव से पहले जानबूझकर ऐसी फिल्में लाई जा रही है ताकि केरल के अंदर क्रिश्चियन और हिंदू समुदाय के बीच में ये मानसिकता फैलाई जाए कि मुस्लिम समाज के लोग लव जिहाद करते हैं और लव जिहाद जो शब्द भी अपने आप में एक जबरदस्ती का बनाया गया शब्द है दोस्तों, उसे लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग जानते हैं कि केरला के अंदर चुनाव हो रहे हैं और कौन सी पार्टी इसका फायदा लेना चाह रही है। साथ ही साथ हरियाणा को लेकर एक बड़ी अपडेट आती है दोस्तों। अपडेट यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता करमवीर बौद्ध को मैदान में उतारा तो मीडिया वाले रिपोर्ट छाप रहे थे कि राहुल गांधी ने इस बार पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता को मैदान में उतारा। दलित समाज के अधिकारों की बात करने वाले करमवीर बौद्ध को मैदान में उतारकर राहुल गांधी ने सुनिश्चित किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मौके मिलने चाहिए, उनको राज्यसभा जैसी सीटें भी मिलनी चाहिए। और ऐसे में यह दावा चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात को लेकर विरोध शुरू हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कई सारे ऐसे बड़े नेता है दोस्तों जो चाहते हैं कि उनके आसपास के लोगों को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नेता कर्मठ कार्यकर्ता करमवीर बौद्ध को मैदान में उतारा। ऐसे में इन चर्चाओं के बीच में झटका बीजेपी को लगा दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने संजय भाटिया को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था और बीजेपी केवल एक ही सीट यहां पर जिता सकती है हरियाणा के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत तब पैदा हो जाती है दोस्तों जब हरियाणा राज्यसभा के चुनाव के लिए बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष सतीश नंगल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर देते हैं और मुकाबले को त्रिकोणीय बना देते हैं। सतीश नंगल ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ ताल ठोकते हुए सबको हैरान कर दिया दोस्तों और बीजेपी और
कांग्रेस पार्टी दोनों दलों के लिए वोट का गणित बैठाना चुनौतीपूर्ण हो रहा है, क्योंकि निर्दलीय के रूप में नामांकन के वक्त उनके साथ स्वतंत्र विधायक सावित्री जिंदल और देवेंद्र कादियान और राजेश जून भी मौजूद थे। दोस्तों ऐसे में संजय भाटिया बीजेपी से करनाल के सांसद रह चुके हैं। उन्हें पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का करीबी माना जाता है और वो संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। उन्हें सीएम नायब सिंह सैनी और कई बीजेपी के विधायकों की मौजूदगी में अपना पर्चा दाखिल करते हुए देखा गया है। ऐसे में एक बात जो तय है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो निर्दलीय उम्मीदवारी भर दी है दोस्तों, उसके बाद हरियाणा का जो समीकरण है राज्यसभा चुनाव को लेकर वो कुछ इस प्रकार है दोस्तों। 90 टोटल वोट है, जिसमें से अगर एक सीट जीतना है तो 31 वोटों की जरूरत पड़ेगी, यानी 31 वोट से एक उम्मीदवार आराम से चुनाव जीत जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास हरियाणा में 37 विधायक है दोस्तों, तो कांग्रेस पार्टी को 31 चाहिए अपना राज्यसभा का मेंबर जितवाने के लिए, तो करमवीर बहुत आराम से चुनाव जीत जाएंगे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के 6 और विधायक होंगे जो एक्स्ट्रा हैं, तो बीजेपी के बागी सतीश नंदल को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर सकती है, अपने 6 विधायकों से सपोर्ट करवा सकती है ताकि बीजेपी का खेल बिगाड़ा जाए। इसके बाद नंदन को और ज्यादा समर्थन मिल सकता है दोस्तों निर्दलीय उम्मीदवारों को और आईएनएलडी जिसके 2 एमएलए हैं, तो टोटल मिलाकर इंडिपेंडेंट और इंडियन लोक दल के 2 हैं दोस्तों, तो टोटल 5 इनके बैठते हैं और 6 कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर देगी, तो 11 तक तो आंकड़ा इनका पहुंच जाता है। इनको चाहिए 31 का आंकड़ा। आप देखते हैं कैसे ये जुगाड़ करते हैं जननायक जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी तो अपना राज्यसभा का चुनाव जीत रही है, बाकी भाजपा में फंस चुका है पूरा पेज। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही साथ राज्यसभा के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने साफ तौर पर बता दिया कि वो कांग्रेस पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को आगे करेंगे जिनमें पार्टी को आगे बढ़ाने की हिम्मत है, जो पार्टी के विचारधारा को लेकर पूरी तरीके से समर्पित लोग हैं दोस्तों। राज्यसभा चुनाव से पहले हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा ही किया, करमबीर बौद्ध को मैदान में उतारा गया, तो इसके बाद कुछ लोग जो हुड्डा के समर्थक है दोस्तों और उम्मीद कर रहे थे कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर बोल रखा है कि जिसको इस्तीफा देना है वो दे। पार्टी अपनी विचारधारा और पार्टी अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को कभी नहीं छोड़ेगी और इसके लिए पूरी तरीके से सचेत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है दोस्तों। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर कांगड़ा जिले के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, जिला अध्यक्ष को राहुल गांधी के कहने पर राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है। कांग्रेस पार्टी नए तरीके के नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद हलचलें तेज हो गई है। राज्य में नई सरकार के गठन और अगले मुख्यमंत्री को लेकर सियासी अटकलें तेज है दोस्तों। इस बीच स्थिति पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री शुक्रवार शाम 5 बजे यानी आज शाम 5 बजे जेडीयू के अहम बैठक में लगातार चर्चा करते हुए नजर आए दोस्तों। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि उप मुख्यमंत्री को लेकर फैसला लिया जा रहा है कि किसको आगे किया जाए। निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री तो बनाया जाएगा, लेकिन क्या उसके साथ में नीतीश कुमार कोई और वरिष्ठ नेता को भी उप मुख्यमंत्री बनाकर जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे तो राज्य के अंदर भी उनको अपनी पार्टी को पूरी तरीके से बनाकर रखना है, पार्टी टूटे ना और पार्टी निरंतर चलती रहे, नीतीश कुमार के समर्थन में रहे। इसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार को एक ऐसा सहयोगी चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि निशांत राजनीति में काफी ज्यादा वैसे है दोस्तों, यानी उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और वो कब तक पार्टी को चला पाएंगे, एक बड़ा सवाल है। आप लोग की क्या राय है इस पूरे मामले पर दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट तब, जिसमें राहुल गांधी केरला में मौजूद थे दोस्तों और केरला में राहुल गांधी ने तिरुवनंतपुरम के अंदर केरल के लोगों से बातचीत के दौरान गारंटियों पर फोकस खास तौर पर रखा है। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार और अवसरों पर, साथ साथ बुजुर्गों की सुरक्षा और सहायता पर राहुल गांधी की पूरी नजर है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो वादे केरलम के अंदर कर रही है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का चुनाव पूरी तरीके से बदलेगा और कांग्रेस पार्टी एक अच्छा रिजल्ट आने वाले केरला के चुनाव को लेकर देने वाली है दोस्तों। साथ साथ कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार ने वो फैसला लिया है जो बीजेपी के लोग अब तक सोच भी नहीं पा रहे, यानी बच्चे जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उसे उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा है। इस कारण से कर्नाटका सरकार ने 16 साल से कम बच्चों पर एक बैन लगाया है दोस्तों, यानी बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कर्नाटका सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल से दूर रखना चाहती है। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सही फैसला लिया गया है, 16 साल से कम के बच्चों को सोशल मीडिया पर रोक लगाना चाहिए और इंटरनेट का इस्तेमाल तो बच्चे करेंगे ही, लेकिन सोशल मीडिया पर बैन जरूरी है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। जाते जाते आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसा कि गर्मी आ चुका है तो आपके लिए प्रोडक्ट है निविया मेन कूल किक। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगल बगल को ठंडा रखने के लिए और गर्मी से आपको राहत मिलेगी। इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक करके इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। जय हिंद जय भारत।